कहानी की शुरुआत एक युवा लड़की से होती है जो उस समय फंसी रह जाती है जब कुछ भूत प्रेत उस गाड़ी पर हमला कर देते हैं जिसमें वह सवार है। जैसे ही भूत उसे खत्म करने वाले होते हैं, एक रहस्यमय लड़का उसे बचाने के लिए अचानक आ जाता है। तेजी से कुछ साल आगे बढ़े और हमारे नायक लुइस से पूछा गया कि क्या वह किसी लड़की की पार्टी में शामिल होना चाहेगा। जब आसपास मौजूद सभी लोग यह सुनते हैं कि यह लड़की वास्तव में उसके साथ मिलकर काम करना चाहती है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। लोइस खुद हैरान है, लेकिन लड़की उसके संकेत की ओर इशारा करती है, जो स्पष्ट रूप से पार्टी के सदस्यों के लिए विज्ञापन कर रहा है। यह लड़की पीछे नहीं हट रही है। वह उससे जुड़ने की जिद करती है और गर्व से कहती है कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। लोइस तब अजीब तरह से खुद को एक तरह के उपचारक के रूप में पेश करता है, लेकिन इससे पहले कि चीजें आगे बढ़ती, एमहर्स्ट नाम का एक साहसी गिल्ड कर्मचारी दौड़कर आता है और इस लड़की को उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती करने से रोकने के लिए तैयार होता है। एमहर्स्ट ने तब खुलासा किया कि इस व्यक्ति ने अपने लिए अक्षम लोइस्ट उपनाम अर्जित कर लिया है। निश्चित रूप से वह एक उपचारक है, लेकिन वह व्यक्ति केवल हील नामक सबसे बुनियादी मंत्र जानता है। वह बस एक और भूल भुलैया अनाथ है, कई अन्य लोगों की तरह जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और जीवित रहने के लिए साहसी बनना पड़ा। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी लोइस एक क्षेत्र हील या शुरुआती जादू से अधिक कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए वह बदनाम है, एक पूर्ण मजाक। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद लोइस किसी तरह लाइटनिंग स्वॉर्ड नामक पार्टी में शामिल होने में कामयाब रहा, जब तक कि हाल ही में विषहरण जादू नहीं जानने के कारण उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। बात फैल गई है और अब कोई भी उसे अपनी पार्टियों में नहीं चाहता, क्योंकि वह पूरी तरह से बेकार है। एमहर्स्ट अभी भी लड़की की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, चेतावनी देती है कि यदि वह लोइस्ट के साथ पार्टी करती है तो वह कभी पैसा नहीं कमा पाएगी। लेकिन लड़की नाउरू लापरवाही से कह देती है कि वह पहले से ही भरी हुई है। एमहर्स्ट तब घबरा जाती है जब वह देखती है कि नाउरू के पास कितनी नकदी है, और तुरंत समझाती है कि इस शहर के अधिकांश साहसी मूल रूप से गैंगस्टर हैं। उनके आसपास सख्त दिखने वाले लोगों की भीड़ उसकी बात को साबित करती है, और वह नाउरू को चेतावनी देती है कि वह कभी भी उस तरह का पैसा न दिखाए। नाउरू ने विनम्रतापूर्वक उसे धन्यवाद दिया, और एमहर्स्ट को तुरंत एहसास हुआ कि यह लड़की साहसिक कार्य के लिए पूरी तरह से नौसिखिया है। इसलिए सच्चे हसलर फैशन में एमहर्स्ट उसे शुल्क के लिए एक शुरुआती पार्टी में पेश करने की पेशकश करता है। लेकिन नाउरू ने सभी को चौंका दिया जब उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, क्योंकि वह है, मैं काफी समय से लोइस्ट की पार्टी में शामिल होने के लिए मर रहा था। फिर लोइस्ट और नाउरू अपनी पार्टी को आधिकारिक बनाने के लिए कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए निकलते हैं। लेकिन नाउरू अपनी घूरती निगाहों से लोइस्ट की खोपड़ी में व्यावहारिक रूप से छेद कर देती है। किसी कारण से उसके मन में उसके लिए यह अजीब प्रशंसा है, और उससे दोबारा मिलना एक राहत की तरह लगता है। तब छोटी सी अजीब स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती है जब लोइस्ट उसे अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, लेकिन वह जल्दी से खुद को संभाल लेती है। लोइस्ट गिल्ड शुल्क को कवर करता है, और ठीक उसी तरह उनकी पार्टी अब आधिकारिक तौर पर है। एक बार बाहर निकलने पर लोइस्ट इस बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि मार्डेट भूलभुलैया के सबसे गहरे हिस्से तक कोई भी कैसे नहीं पहुंच सका। यह अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है, और किसी को भी अंदाजा नहीं है कि अंतिम बॉस कौन है। साहसिक कार्यमर्डेट शहर में स्वर्ण पदक हासिल करने की उम्मीद में आते हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े शहरों में से एक में बदल देगा। लोइस्ट एक मनोरोगी है, और इसी क्षण वह सीधे भूल भुलैया में गोता लगाना चाहता है। इस बीच नाउरू सोच रहा था कि क्या यह दूर से भी एक अच्छा विचार है, यह देखते हुए कि उनकी पार्टी बमुश्किल कुछ घंटे पुरानी है और उनके जाने से पहले भी एमहर्स्ट ने लोइस्ट को सचेत कर दिया। नाउरू एक नौसिखिया है, इसलिए उसे केवल घास के मैदानों में ले जाना चाहिए। भूलभुलैया जादुई शक्ति का रिसाव करती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में राक्षस पैदा होते हैं, और घास के मैदान उन स्थानों में से एक है। शुक्र है
वहां केवल कमजोर राक्षस ही दिखाई देते हैं। इसे नवागंतुकों के लिए आदर्श प्रशिक्षण मैदान माना जाता है, लेकिन यह कष्टप्रद रूप से बहुत बड़ा है, जिससे लड़ने के लिए कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर भूल भुलैया प्राणियों से खचाखच भरी हुई है और लुइस्ट को बिल्कुल यही इच्छा है। वह नाउरू को आश्वस्त करता है कि जब तक वे बहुत गहराई में नहीं भटकते हैं, तब तक वे ठीक रहेंगे, और यदि चीजें दक्षिण की ओर जाती हैं, तो उन्होंने इसे नियंत्रण में कर लिया है। एक उपचारक के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत ही जंगली है, लेकिन वह इसे ऐसे टाल देता है जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और वे आगे बढ़ते रहते हैं। जब वे पहुंचते हैं, नाउरू नेतृत्व करने पर जोर देता है। आखिरकार वह एक मार्शल कलाकार है, इसलिए लोइस्ट के लिए उपचारक के रूप में उसका समर्थन करना तर्कसंगत है। लोइस्ट उसके आत्मविश्वास के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वह आश्चर्य के बिना नहीं रह सकता कि क्या वह वास्तव में लड़ सकती है। जब नाउरू भूतों के एक समूह को ध्वस्त कर देती है, तो वह तुरंत किसी भी संदेह को दूर कर देती है, और लोइस्ट वास्तव में प्रभावित होता है। वह बताते हैं कि साहसी लोग राक्षसों द्वारा गिराए गए जादुई पत्थरों को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, और गिल्ड उन्हें खरीदता है क्योंकि वे सभी प्रकार की चीजों के लिए मूल्यवान है। लेकिन वह आगे कहते हैं कि एक शुरुआत के रूप में भी उसे यह पहले से ही पता होना चाहिए। अफसोस की बात है कि भूत जादू के पत्थरों की कीमत अधिक नहीं है, इसलिए यदि वे असली पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन्हें मजबूत राक्षसों को मारना होगा। वे दोनों बेहतर लूट के लिए कालकोठरी में गहराई तक जाने के लिए सहमत है, और नाउरू कुछ भी गलत होने पर नाजुक मरहम लगाने वाले की रक्षा करने की कसम भी खाता है। कुछ ही समय बाद लुइस्ट वास्तव में उसे बचा रहा है जब वह उसे जाल पर कदम रखने से रोकता है। वह उसे दिखाता है कि वह अपने निर्माता से लगभग कहाँ मिली थी, और बताता है कि अलग-अलग रंग की टाइलों की वजह से उसने जाल को पहचान लिया था। आमतौर पर जाल का पता लगाना चोर का काम है, इसलिए नाउरू चकित हो जाता है और पूछता है कि एक उपचारक के रूप में लोइस ने यह कैसे किया। लोइस ने लापरवाही से जवाब दिया कि वह लंबे समय से एक साहसी व्यक्ति रहा है, इसलिए उसने रास्ते में कुछ तरकीबें अपनाई हैं। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते हैं, उन्हें एक आधा ऑनरक मिलता है, जो काल कोठरी के इस स्तर पर नहीं होना चाहिए। आधे ऑनरक्स मध्य स्तर के राक्षस है, और उनके मजबूत विशाल शरीर उन्हें हराने के लिए एक वास्तविक चुनौती बनाते हैं। उनकी ताकत निचले स्तर के राक्षसों के बराबर है, इसलिए यह किसी को देखना निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। नाउरू की प्रवृत्ति उसे पूंछ मोड़ने और भागने के लिए कहती है, लेकिन लोइस्ट को यकीन है कि अगर वे साथ मिलकर काम करें, तो वे इसे खत्म कर सकते हैं। वह उसे इसमें धकेलना नहीं चाहता, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। वह सहमत हो गई, क्योंकि उसे उसके फैसले पर भरोसा था। फिर नारू लड़ाई शुरू करता है, लेकिन वह तब चौंक जाती है जब उसका पहला हमला ऐसा लगता है जैसे वह ईंट की दीवार पर लात मार रहा हो। जानवर धीमा हो सकता है, लेकिन नारू अभी भी हमला करता है, और चीजें तेजी से नीचे की ओर चली जाती हैं। वह खुद को घिरा हुआ पाती है। लड़ाई उसके खिलाफ हो जाती है। लेकिन अजीब बात है, आधा वर्क उसे खत्म नहीं करता है। तभी नारू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, क्योंकि कहीं से भी लॉस्ट सामने आ गया। उसने अपनी तलवार सीधे आर्क की छाती में चला दी। उसे आखिरी सेकंड में बचा लिया। लोइस्ट को राहत मिली कि नारू ठीक है, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती। लेकिन आश्चर्य करती है कि क्या यह लड़का है वास्तव में सिर्फ एक उपचारक है। लोइस ने हमेशा की तरह इसे नजरअंदाज कर दिया, यह समझाते हुए कि एक साहसी के रूप में उनके वर्षों ने उन्हें कुछ करीबी युद्ध के गुर सिखाए। नारू को अब भी संदेह है। बताते हैं कि उनका हमला वास्तव में एक साधारण चाल की तरह नहीं दिखता था, लेकिन लोइस ने यह ध्यान देकर उसका ध्यान भटका दिया कि वह घायल है। नारू ने यह कहते हुए इसे टालने की कोशिश की कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोइस की उपचारक प्रवृत्ति काम करती है। वह जानता है कि छोटे से छोटे घावों पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। लो जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन लोइस्ट उसे किसी भी तरह ठीक कर देती है। जवाब में कई नहीं 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 लेती।
ऑर्क द्वारा छोड़ा गया जादुई पत्थर भूत के पत्थरों की तुलना में बहुत बड़ा है और कहीं अधिक जादुई शक्ति से भरा हुआ है, जिसका अर्थ है कि इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। लोइस ने नारू के युद्ध कौशल को जो देखा, उससे संतुष्ट होकर सुझाव दिया कि उन्होंने पर्याप्त पैसा कमाया है और इसे एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं। लेकिन लड़ाकू नारू ने जोर देकर कहा कि वह अभी भी आगे बढ़ सकती है, इसलिए दोनों और अधिक शिकार के लिए तैयार रहते हैं। जब एमहर्स्ट यह देखती है कि लोइस्ट और नारू ने एक ही दिन में कितने राक्षसों को मार गिराया है, तो वह दंग रह जाती है। इसलिए उसे तुरंत एहसास होता है कि लोइस्ट ने नौसिखिया को भूल भुलैया में खींच लिया होगा और मामले को बदतर बनाने के लिए तथ्य यह है कि वे एक ऑर्क पत्थर वापस लाए थे। इसका मतलब है कि वह उसे मध्य स्तर पर ले गए। लेकिन लोइस्ट ने उसे सुधारते हुए कहा कि वे केवल ऊपरी स्तर पर गए थे। ओरकुक्स को वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह अन्य साहसी लोगों द्वारा कही जा रही बातों से मेल खाता है। उच्च अधिकारी हाल ही में हाथ पांव मार रहे हैं, इसलिए एमहर्स्ट को लगने लगा है कि भूल भुलैया में कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि उसका मूड तुरंत बदल जाता है क्योंकि वह उन्हें उनकी ढुलाई के लिए भुगतान करने में बहुत खुश होती है। एमहर्स्ट कितना उत्साहित है, इससे नारू को अजीब लगता है। इसलिए लोइस्ट बताते हैं कि गिल्ड कर्मचारियों को जादुई पत्थर खरीदने पर वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन केवल उन साहसी लोगों से जिनके वे प्रभारी हैं। लोइस्ट और नारू जितना अधिक कमाते हैं, एमहर्स्ट को उतना ही अधिक भुगतान मिलता है। लोइस्ट अभी भी भुगतान के आकार से हैरान है। उसे एमहर्स्ट द्वारा इसे नारू के साथ विभाजित करने के लिए याद दिलाना पड़ता है। लोइस्ट कभी नहीं भूलेगा, लेकिन वह स्तब्ध है क्योंकि इसे विभाजित करने के बाद भी यह अभी भी उसके पहले की तुलना में 10 गुना अधिक है। यह एहसास उस पर गहरा आघात करता है और लोइस्ट गहरे अवसाद में डूब जाता है। एमहर्स्ट ने नारू को यह समझाने के लिए कदम उठाया कि लोइस्ट को पूरी तरह से ठग लिया गया था, जबकि लाइटनिंग स्वॉर्ड पार्टी में उन्होंने उसे कभी भी पुरस्कार का उचित हिस्सा नहीं दिया। जब नारू यह सुनती है, तो वह बिल्कुल क्रोधित हो जाती है और वह मांग करती है कि गिल्ड इस बारे में कुछ करे, लेकिन निर्णय लोइस्ट पर निर्भर है और वह इसे जाने देना चाहता है। वह अपनी नई पार्टी से खुश है और बस अतीत को भूलना चाहता है। जैसे ही वे जाते हैं, एक रहस्यमय आदमी उन्हें छाया से देखता है। बाद में लालची एमहर्स्ट अपनी मेहनत की कमाई गिन रही है, लेकिन जब वह आदमी सामने आता है तो वह चौंक जाती है। बॉस हैंडसम है और उसे चिंता है कि उसने लोइस्ट को एक नई पार्टी ढूंढने में मदद की होगी। एमहर्स्ट ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि उसके पास अनुनय की कोई जादुई शक्ति नहीं है जो किसी को लोइस्ट की पार्टी में शामिल होने के लिए मना सके। इसके बजाय वह बताती है, बस यही लड़की थी जिसने उसमें कुछ खास देखा था। ऐसा लगता है कि हैंडसम को पता है कि यह नीले बालों वाली लड़की कौन है, लेकिन किसी कारण से उसे स्पष्ट रूप से परेशानी होती है। लोइस्ट यह जानकर हैरान रह गया कि उसे पार्टी का नया सदस्य मिलने की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। जाहिर तौर पर कुख्यात अक्षम लोइस्ट द्वारा किसी गरीब मूर्ख को अपनी पार्टी में शामिल करना एक बड़ी खबर है। फिर लोइस्ट एक कमरा आरक्षित करने के लिए आगे बढ़ता है और नारू उसके साथ एक कमरा साझा करने के विचार से घबरा जाता है। लोइस्ट ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें अलग-अलग कमरों में सोना चाहिए, लेकिन इससे नारू थोड़ा निराश हो गया। वे रात के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं और नारू के विचार उस समय की याद दिलाते हैं जब वह ठीक हो गई थी। लोइस्ट की नारू गाड़ी से बाहर आई लड़की थी और लोइस्ट वह लड़का था जिसने उसे बचाया था। उसके ठीक होने के बाद वह बहुत आभारी थी, लेकिन लोइस्ट ने विशिष्ट अंदाज में और अधिक न कर पाने के लिए माफी मांगी। इन सबके बावजूद नारू अजीब तरह से आशावादी रहा। भले ही राक्षसों ने शायद गाड़ी में बाकी सभी लोगों की हत्या कर दी थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने बस कसम खा ली कि वह एक साहसी बनेगी। उस दिन से नारू लोइस्ट की रक्षा करने का वादा करते हुए उसकी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार था। तब से नारू पागलों की तरह प्रशिक्षण ले रहा है, लोइस्ट के साथ रहने के मौके का इंतजार कर रहा है। फिर जैसे ही उसने सुना कि लोइस्ट को उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है, वह सीधे शहर चली गई।
छोटे स्टॉकर रोमांचित हो गए। उसकी योजना पूरी तरह से काम कर गई। उन्होंने न केवल लोइस्ट के साथ एक पार्टी बनाई, बल्कि उन्होंने एक साथ एक ऑनर्स को भी हटा दिया। वह उसके लिए सब कुछ कर रही है, इसलिए जब उसे एहसास होता है कि उसने यह भी नहीं पहचाना कि वह कौन थी, तो वह टूट जाती है। यह समझ में आता है कि हालांकि तब से उसकी शक्ल बहुत बदल गई है, लेकिन केवल यही एक चीज नहीं है जो अलग है। लोइस्ट जितना वह याद करती है, उससे कहीं अधिक मजबूत है, और ऐसा नहीं लगता कि उसे अब उसकी सुरक्षा की भी आवश्यकता है। इससे बाहर निकलते समय नारू खुद को लोइस्ट की रक्षा करने के अपने वादे की याद दिलाती है। चाहे कुछ भी हो, फिर वह बिस्तर के लिए तैयार होने के लिए पुनः ऊर्जावान हो गई। लेकिन एक बात अभी भी उसे परेशान करती है। दुनिया में लोग लोइस्ट को अक्षम कैसे कहते हैं, जबकि वह वास्तव में अत्यधिक शक्तिशाली है। फिर कहानी लोइस्ट की ओर लौटती है, जो अपनी पुरानी पार्टी के साथ हाइड्रा से लड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि वे बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी का चोर घायल हो गया है और लोइस्ट उस पर अपने उपचार मंत्र का उपयोग करता है। वह उससे पूछती है कि क्या यह जहर का इलाज कर सकता है, और वह बताता है कि यह नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ा दे तो वह अपने आप जहर से लड़ने में सक्षम हो जाएगी। चोर रोमांचित नहीं है और इसके बारे में शिकायत करता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उनका अहंकारी नेता बीच में आ जाता है और मांग करता है कि वे रोना धोना बंद करें और उसके ठीक होने के बाद फिर से लड़ाई में शामिल हों। चोर तंग आ गया है और एक मूर्ख नेता पर झपट कर कहता है कि वह लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो नेता लोइस्ट की ओर मुड़ता है और उसे उसकी देखभाल करने का आदेश देता है। लोइस्ट पहले से ही निराश है और नेता को याद दिलाता है कि उसने उसे इस सटीक स्थिति के लिए मारक लाने के लिए कहा था। निस्संदेह नेता उन्हें खरीदने के लिए बहुत सस्ते थे, शिकायत करते हुए कि वे बहुत महंगे थे। अब विशिष्ट अंदाज में वह लोइस्ट को और अधिक करने में सक्षम नहीं होने के लिए दोषी ठहराता है, यहां तक कि उस पर एक बेकार उपचारक होने का भी आरोप लगाता है, जो केवल बुनियादी उपचार जादू कर सकता है। फिर नेता उनकी भयभीत जादूगर सेना पर जादू करने के लिए बुरी तरह चिल्लाता है, इसलिए वह कांपते हुए आग का गोला दागने में सफल हो जाती है, लेकिन यह हाइड्रा के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है। इस वक्त नेता तंग आ चुके हैं। यह सोचकर कि उसकी पूरी टीम दयनीय है, यह महसूस करते हुए कि वे पूरी तरह से बेजोड़ हैं, वह शांत हो जाता है और कायरों की तरह भागते हुए पीछे हटने का आदेश देता है। सेना उसके साथ है और लोइस्ट को सबेरिया को अपने कंधे पर सहारा देकर भागने में मदद करने के लिए छोड़ दिया गया है। अगले दिन अपनी गलतियों पर विचार करने के बजाय पार्टी अपनी विफलता के लिए लोइस्ट को दोषी ठहराती है और उसे बाहर निकाल देती है। लोइस्ट उस गंदगी से पूरी तरह से अचंभित है। जब सबेरिया भी उन पर यह आरोप लगा रही है कि यही कारण है कि वे हाइड्रा को नहीं हरा सके, लेकिन लोइस्ट ने शांति से असली कारण बताया कि वे सुबह तक पार्टी करते रहे, इसलिए लड़ाई के दौरान न तो नेता और न ही सबेरिया अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर थे।